ये बुजुर्ग महिला हमेशा बारिश के दिनों में सड़क पर लगी पीतल की मूर्ति को छाता देती है और अगर कोई उस पर कुछ लिख जाता है तो वो सबसे पहले जाकर उसे साफ करती है। वो ऐसा अपने दिल के अपराध बोध को कम करने के लिए करती है। इस दादी का नाम लियू फुशी है। 70 साल से भी पहले उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम शियाओ यिंग था। उस समय वे दोनों सगी बहनों की तरह थी और हर वक्त साथ रहती थी। लेकिन शांति के दिन ज्यादा नहीं टिके। शियाओ यिंग के पिता बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गए थे, इसलिए उनकी मदद करने के लिए फुशी ने अखबार में उनके लिए एक नौकरी ढूंढी। हालांकि वो एक जापानी फैक्ट्री थी, लेकिन उसके लाभ और सुविधाएं बहुत अच्छी थी। इसलिए अगले दिन शियाओ यिंग फैक्ट्री जाने के लिए एक मालगाड़ी में बैठ गई। लेकिन गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसी गाड़ी में बैठी एक लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो चिल्लाने लगी कि वो उतरना चाहती है। उन्हें ले जा रहे जापानी सैनिक ने गाड़ी को थपथपाया और फिर पीछे का बोर्ड खोल दिया ताकि लड़की नीचे कूद सके। लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे धन्यवाद दिया, उसने अचानक लड़की को पकड़ लिया और फिर उसे जमीन पर धक्का दे दिया। गोली चलाने के बाद जापानी सैनिक मुड़ा और गाड़ी में बैठी लड़कियों से कहा कि जो भी जाना चाहती है वो अभी बता दे। ये देखकर लड़कियां डर के मारे हिल भी नहीं पाई और जापानी सैनिक ने एक शातिर मुस्कान दी। इस तरह इन सभी लड़कियों को कंफर्ट स्टेशन भेज दिया गया, जहां वे जापानी सैनिकों की वासना पूरी करने का साधन बन गई। उन्होंने दीवार पर हर लड़की के लिए एक नेम प्लेट लगाई और जब भी कोई लड़की यातना से मर जाती थी तो वे दीवार से उसकी नेम प्लेट हटा देते थे। कुछ लड़कियां गलती से गर्भवती हो जाती थी तो जापानी सेना का डॉक्टर आकर उन्हें तुरंत गर्भपात का इंजेक्शन लगा देता था। हालांकि वे एक दूसरे की स्थिति पर बहुत तरस खाती थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए वे एक दूसरे की देखभाल करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। लेकिन इसी रात ली शीवे नाम की एक लड़की ने अचानक देखा कि शियाओ यिंग तो गर्भपात वाली लड़की के कमरे में जाकर उसकी देखभाल कर रही है। तभी पास में मौजूद जापानी सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने कमरे में घुसकर शियाओ यिंग को बाहर फेंक दिया। चूंकि शियाओ यिंग को जापानी आती थी, उसने सैनिक से कहा कि वो इसलिए मदद कर रही है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो मर गई तो उन्हें ही परेशानी होगी। हालांकि उसे जापानी सैनिक से फिर से मार पड़ी, लेकिन शियाओ यिंग ने हार नहीं मानी। मार पड़ने के बावजूद वो रोज लड़की की देखभाल करने आती रही। धीरे धीरे दूसरी लड़कियां भी उसके इस काम से प्रभावित हुई और धीरे धीरे सबने एक दूसरे का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये देखकर ली शीवेन फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसे जापानी सैनिकों ने इतना सताया था कि वो लगभग टूट चुकी थी। यहाँ तक कि सपने में भी उसे सैनिक उसे नुकसान पहुंचाते हुए दिखते थे। शारीरिक और मानसिक यातनाओं के कारण उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे। शुक्र है कि तभी शियाओ यिंग कमरे में आई और समय रहते उसे रोक लिया। उसने ली शीवेन से कहा कि केवल जिंदा रहने पर ही उन्हें घर वापस जाने की उम्मीद मिलेगी, केवल जिंदा रहने पर ही उन्हें बदलाव लाने का मौका मिलेगा। शुरुआत में ली शीवेन उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुई, लेकिन जब उसने देखा कि शियाओ यिंग का हाथ टूट जाने के बावजूद भी वो खुशी से गाना गा सकती थी और अपने अच्छे दोस्त फुशी के बारे में उत्साह से बात कर सकती थी, तो ली शीवेन अचानक प्रेरित हुई और उसमें फिर से जीने की इच्छा जाग उठी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। शियाओ यिंग को फिर से जापानी सैनिकों की अमानवीय यातना का शिकार होना पड़ा। उन्होंने चाकू से उसके शरीर पर निशान बनाए। दर्द से शियाओ यिंग की आंखों से आंसू निकल आए। ली शीवेन ने ध्यान से उसके घावों को साफ किया, फिर उसे गले लगाया और लगातार दिलासा देती रही। एक दिन शियाओ यिंग को गलती से पता चला कि जापानी सैनिक ठिकाना बदलने की योजना बना रहे हैं, इसलिए वे सबूत मिटाने के लिए उन सबको मारना चाहते हैं। इसलिए उस रात उसने और ली शीवेन ने जापानी सैनिकों के सो जाने का फायदा उठाकर बाकी बहनों को साथ लेकर भागने की योजना बनाई। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं भाग पाई कि जापानी सैनिकों ने उनका पीछा कर लिया ताकि सब सुरक्षित भाग सकें। शियाओ यिंग ने खुद बाहर जाकर सैनिकों का ध्यान भटकाने का प्रस्ताव रखा। ली शीवेन भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन शियाओ यिंग ने कहा कि उसे जापानी आती है और अगर वो पकड़ी गई तो वो झूठ बोल सकती है कि वो रास्ता भटक गई थी और इस तरह बच सकती है। फिर वो तुरंत बाहर निकल गई। जल्द ही एक जापानी सैनिक उसका पीछा करते हुए आया। शियाओ यिंग ने जल्दी से उसे बताया कि वो रास्ता भटक गई है, लेकिन सैनिक को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत अपने सभी साथियों को बुला लिया। इस तरह जब जापानी सैनिक शियाओ यिंग पर अत्याचार कर रहे थे तो बाकी लड़कियां भाग निकली और शियाओ यिंग को गया। जब ली शीवेन अपने गांव वापस आई तो उन्होंने पाया कि उनके माता पिता को जापानी सैनिकों ने पहले ही मार डाला था और गांव के लोगों को जब पता चला कि वो कंफर्ट वुमन रह चुकी है तो सबने उनका तिरस्कार किया। गांव वालों के शब्द छुरी की तरह चुभते थे और उसे जापानी सैनिकों से भी ज्यादा क्रूर यातना महसूस हुई। अपने अतीत को छिपाने के लिए वो अकेली छिपकर नाम बदलकर बुढ़ापे तक जीती रही। तभी वो टीवी पर कंफर्ट वुमन से जुड़ी खबरें देखती थी तो वो हमेशा सोचती थी कि वे लोग उनकी कहानी को पूरी दुनिया को क्यों बता रहे हैं। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन जब उन्होंने टीवी पर देखा कि हजारों लोग सबूत इकट्ठा करने की मांग कर रहे हैं ताकि जापानी सैनिक उन दिनों की घटनाओं के लिए माफी मांगे और अनगिनत लोग उनके समर्थन में बोल रहे हैं, तो उनके दिल को अचानक शांति मिली और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो उन दिनों की घटनाओं को सबके सामने लाएंगी। दूसरी तरफ फुशी, जिसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ने एक दिन अपने पोते द्वारा साफ की जा रही ऐतिहासिक फाइलों में अचानक शियाओ यिंग की तस्वीर पाई। पोते से पूछने और इंटरनेट पर सामने आई जानकारी देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उन दिनों में कितनी बड़ी गलती की थी। अपराध बोध से दबी हुई वो रोज सड़क किनारे की शांति बालिका की मूर्ति को पोंछने जाती थी और उसके मन में एक बार आत्महत्या का विचार भी आया था। इसलिए कुरयोन और उनकी टीम ने खास तौर पर उन्हें ढूंढा और फिर उन्हें अस्पताल ले गए, जहां वे बिस्तर पर लेटी ली शीवेन दादी से मिली। ली शीवेन ने उन्हें शियाओ यिंग के साथ अपने पिछले अनुभवों के बारे में सब बताया और उन्हें ये भी बताया कि शियाओ यिंग ने उन्हें बताया था कि उसने उन्हें कभी नफरत नहीं किया। ये सब चल ही रहा था कि तभी जून वू के साथ एक लड़की अस्पताल पहुंची। वो पाक जुंगिल के अधीन पाताल लोक की दूत मैसेंजर जॉन बोयंग थी। उस दिन जापानी सेना द्वारा मारे जाने के बाद उसे और अन्य पीड़ितों को जापानी दूतों ने अगवा कर लिया था, जो उनकी आत्माओं को जापान ले जाना चाहते थे। घर वापस जाने के लिए उन्होंने विरोध करने की कोशिश की और ये देखकर जापानी दूत ने चाकू उठा लिया। तभी पाताल लोक के राजा पाक
जुंगिल अचानक जंगल से प्रकट हुए और उन्होंने एक पल में जापानी दूत को वश में कर लिया। इस तरह सभी आत्माओं को पार्क जुंगिल ने बचा लिया और शियाओ यिंग पार्क जुंगिल की छोटी प्रशंसक बन गई और पाताल लोक प्रशासन ब्यूरो में शामिल हो गई। फुशी से मिलने के बाद फुशी रोते हुए आगे बढ़ी और शियाओ यिंग को गले लगा लिया और उन दिनों की बातों के लिए लगातार उनसे माफी मांगती रही। शियाओ यिंग ने भी ली शिवेन के कहे अनुसार अपनी बहन को दिलासा दिया और उन्हें बताया कि उन्होंने उनसे कभी कोई द्वेष नहीं रखा। कमरे में जाने के बाद ली शिवेन ने शुरू में शियाओ यिंग को पहचाना नहीं। फिर शियाओ यिंग ने अपने कपड़े हटाए और उस निशान को दिखाया जो जापानी सैनिकों ने चाकू से उनके शरीर पर बनाया था और रोते हुए उन दिनों की कहानी सुनाई। ये देखकर ली शिवेन की आंखों में भी आंसू आ गए।